गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हम कर रहे हैं और उसमें से हमने 3 एप्लीकेशन कर चुके हैं। एक तो आपकी थिन वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, एक चार्ज स्फीरिकल सेल से, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर से। 3 एप्लीकेशन आपने कर ली और तीनों में आपने क्या किया है, तीनों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। कैसे किया उसको आपने जी, हमने 2 तरीके से फ्लक्स निकाला, क्योंकि हमें आते ही 2 तरीके हैं। एक तो फाई इज ई डॉट ds, इसमें क्या करते हैं e की और ds की डायरेक्शन देख के कोस एंगल e बार और ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, गॉस थ्योरम से सीधा चार्ज बाई एक्साइलेंट। फाई क्या होता है, एक तो पहला फार्मूला तो e डॉट ds और दूसरा चार्ज बाई एक्साइलेंट। चार्ज क्या खास बात है, चार्ज इन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोस एंगल पुट कर देंगे e बार आ जाएगा ds का इंटीग्रेशन और ये सीधा गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज है वो, तो दोनों की वैल्यू बराबर रख देंगे तो e एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी। बड़े इजी है, ठीक है। तो एक बच्चे की प्रॉब्लम थी शायद है साउंड वाली, ये साउंड नहीं आ रही, तो हमारे पास सेपरेट माइक नहीं है। आप लीड लगा के लेक्चर को देखा करो, फिर आपकी साउंड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो आज ही एक बच्चा जिसको साउंड वाली प्रॉब्लम है वो मेरे से कांटेक्ट करे, या तो आप डाउट में लिख दो या फिर पर्सनली कॉल कर लो, मैंने आपको नंबर दे दिया था, ठीक है। तो जिसको भी साउंड से या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत है, वो आज जरूर से जरूर मेरे पास फोन करें शाम तक, ठीक है। एक आपकी एप्लीकेशन बची हुई है गॉस थ्योरम की, ये करके आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो इसी में एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आना है, दूसरा ये जो टॉपिक है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आने वाला है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसमें हम इस टॉपिक का यूज करेंगे, तो हर एक बच्चा इसको बहुत अच्छी तरह से समझे, ठीक है। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। करना ऐसे ही है जैसे आपने पहले किया, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आपके पास इस तरह से एक प्लेन शीट है चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है, इनफाइनाइट हमें पता नहीं कितनी बड़ी है, क्लियर है। ये नोटी डीसी क्लियर है, मैंने इसका साइज बहुत ही बड़ा इनफाइनाइट है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या है शीट, यानी चार्ज उसके ऊपर है, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देखो जैसे ये चार्ज की शीट है, ठीक है, क्या है चार्ज की शीट। आप इसको देखो, प्रैक्टिकल करो कि जैसे ये इस न्यूज़पेपर के ऊपर वर्ड्स हैं, ऐसे इसके ऊपर क्या है चार्ज, क्या रखा हुआ है सारा चार्ज। और इसी तरह की एक शीट है जैसे अपना न्यूज़पेपर, चार्ज कहाँ है, चार्ज ये रहा है जिसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है। तो सबसे पहली बात तो इसमें आप क्या यूज करोगे, लैम्डा, क्या ये एक लाइन के ऊपर चार्ज है, नहीं है। तो रो का मीनिंग लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होने चाहिए। क्या है, क्या नहीं भी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, ये एरिया है। तो एरिया का क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। आप लिख दोगे लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी
यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस, एक यूनिट सरफेस पे कितना चार्ज है सिग्मा। आपको अब मैं सरफेस दे दूं कि भाई एस पे कितना होगा चार्ज, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इनटू एस, बस एक यूनिट पे सिग्मा। अब जितना भी सरफेस कहेगा सीधा हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है। सबसे पहला काम क्या, गॉसियन सरफेस। तो भाई गॉसियन सरफेस चलो स्फीरिकल कर दो क्या हम इसके ऊपर, स्फीरिकल गॉसियन सरफेस ऐसे करके नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जी है ना आप पास ये कहीं से भी ले लो, ये चार्ज तो उसके पास आ जाएगा और ये वाला दूर, यानी सिमेट्री नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, सिमेट्री नहीं बनेगी। तो कैसा है इस केस में, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल। तो क्या कहेंगे, ड्रा ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ड्रा ए cylindrical Gaussian surface of length L, इसकी लेंथ कितनी L है, and area of cross section is ds, ये जो एरिया है ds, ये भी सिलेंडर का सेम होगा कितना, जो प्लेन सरफेस एरिया है जिसको आप बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कितना है ds। तो ये आपका सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर। आप मेरे को ये बताओ, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये तो हो गया इसका थर्ड सरफेस, ये तो इसका सारा थर्ड सरफेस। कितना है ये 2 पाई r है, कितना है 2 पाई r। ये इसका प्लेन सरफेस और ये इसका दूसरा प्लेन सरफेस। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला पाई r स्क्वायर, ये कितना है ds हमने कंसीडर किया है। आपने लिख देना कि ds कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी ये वाला जो एरिया कितना है ds, क्लियर। ये जो एरिया, तो आपने इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को इस शीट पे क्या किया है r, क्लियर है। r बार कैसे होगा देखो, ये आपकी शीट थी और हमने इस गॉसियन सरफेस को इस शीट के बिल्कुल आस इस तरह से आपने इसको आपका किया हुआ, जैसा ये बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी शीट है और ये गॉसियन सरफेस इसके अंदर है, ठीक है। आपने क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही दो तरीके हैं, एक तो फ्लक्स निकालो E डॉट ds से और दूसरा फ्लक्स आप निकालो सीधा गॉसियन थ्योरम से, और दोनों को आप इक्वल रख दो, E की वैल्यू आ जाए। अब आपको पता है इस सिलेंडर जो होता है इसके अंदर तीन सरफेस कंसीडर करते हैं हम, जैसे ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस और सरफेस। क्यों करते हैं, क्योंकि तीनों का इसका तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, इस वाले की इधर, और कर्व सरफेस की ऊपर, नीचे करोगे तो ठीक। तो आपके एरिया की डायरेक्शन में दिखाऊंगा, यहाँ ds, ये ds की डायरेक्शन, दिस इज n, और इस सरफेस पे भी आउटवर्ड ही होती है, और इस कर्व सरफेस के लिए ये होगी। तो हम फ्लक्स निकालने वाले हैं, तो तीनों सरफेसों का निकलेगा। आपने जैसे शुरू वाले टॉपिक में भी कहा था कि एक तो कर्व्ड सरफेस का और दोनों प्लेन सरफेस का, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स होएगा फाई, वो क्या होगा E डॉट ds फॉर कर्व्ड सरफेस और कर्व्ड सरफेस प्लस E डॉट ds प्लस E डॉट ds प्लेन सरफेस, ये दोनों क्या हैं प्लेन सरफेस। इसमें आपको अगर सर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एरिया आपने ds ही मानना है, तो पूरा एरिया थोड़ा निकालना है। हाँ जो आपका ये था कर्व्ड सरफेस, ये हमने पूरा ds नहीं मानना, ये तो अलग है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आपके बात समझ में आई कि नहीं, ये जो ये ds ही है, तो पूरे का इंटीग्रेशन क्या करना, हमने सीधा ds का लिख लिया, क्लियर। चलो अब सोल्व करते हैं। फाई इज इक्वल टू, एंगल बताओ ये कितना आ गया E और ds में, कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं,
वही है जी, देखो ई की डायरेक्शन देखो और ds की देखो कौन सा सरफेस पे, तो देखते हैं चलो। ये चार्ज कहाँ है आपका, चार्ज तो इस शीट पे है क्या नहीं, चार्ज कहाँ है इस शीट के ऊपर। आप मेरे को एक बात बताओ, ये कर्व्ड सरफेस है, मैंने यहाँ ई की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखूंगा, क्या वो नोट ये रख दिया मैंने, रख दिया कर्व्ड सरफेस के ऊपर। अब ये चार्ज कहाँ जाएगा बताओ जी, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है पूरी पे, है कि नहीं पॉजिटिव चार्ज, तो ये पूरी पे पॉजिटिव चार्ज इसके नोट पे रिपेयर कर देगा। ई की डायरेक्शन किधर होगी और एरिया किधर है, एंगल कितना होगा 90, आपके पास समझ में आएगी नहीं भाई। यहां पर अगर एरिया की बात करूं तो एरिया तो पॉइंट हो गया, बताया ना एरिया वेक्टर, और ई की डायरेक्शन यहां टेस्ट चार्ज रखा, इस पूरी शीट के ऊपर चार्ज है तो इसको रिपेयर नहीं करेगा इधर, तो ई की तो इधर और एरिया अपवर्ड, एंगल कितना हो गया 90, सो दिस इज 0, eds cos 90, ये तो 0। अब बात करते हैं प्लेन सरफेस, पहले इसकी करो, ई की डायरेक्शन देखते हैं पहले भाई, यहां मैं टेस्ट चार्ज रखूं, देखो इस पॉइंट पे मैं टेस्ट चार्ज रखूं, क्या होगा किधर जाएगा वो आप बताओ, इस पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, इधर ही रिपेयर करेगा इसको। अब टेस्ट चार्ज भी इधर जा रहा है, ई भी इधर और ds भी इधर, दोनों एंगल सेम है, यानी कि 0 एंगल है दोनों में, तो क्या आ गया ये cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया eds, ये भी वही काम है। अब यहां पर रखोगे तो टेस्ट चार्ज इधर जाएगा और इस पूरी शीट पे चार्ज है, भाई टेस्ट चार्ज आपने यहां रखा तो पूरी शीट पे चार्ज उसको रिपेयर नहीं करेगा इधर, और एरिया का आउटवर्ड है ये हमने लिखा था, इसके लिए भी सेम केस, तो eds प्लस eds इंटीग्रेशन करना ही नहीं, एक eds प्लस एक eds कितना आ गया, दिस इज 2eds, क्लियर है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इंटीग्रेशन करना नहीं क्योंकि हमने शुरू में ds बना रखा है, ये आपके बात समझ में आई कि चलो, तो फाई आ गया आपका, दिस इज 2eds, इक्वेशन नंबर 1, ये तो 0 हो गया, cos 90। क्या होता है अगला स्टेप जी, डायरेक्ट निकालते हैं चार्ज, डायरेक्ट निकालते हैं क्या, फ्लक्स, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम या गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई, अच्छा ये क्यू क्या है, इसी पे स्ट्रेस रहता है जी, क्यू है ना गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो, ये समझने वाली बात। अब गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना है, एक बात बताओ भाई, ये गॉसियन सरफेस आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्लियर है। अब आप एक बार बताओ, इसके अंदर से आप पार हुआ है, इसका एरिया कितना है ds, तो इस शीट का कितना एरिया इसके अंदर गया होगा, इस शीट का ds एरिया जो है वही तो इसके अंदर गया होगा, ये जो एरिया है सिर्फ यही तो इसके अंदर गया है, जब आपने इसको आर पार किया तो ये एरिया कहां चला गया सिलेंडर के अंदर, क्लियर, कितना है ये ds, तो कितना एरिया अंदर गया ds, तो इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना है, जितना इस ds सरफेस के ऊपर चार्ज है वो है, जितना इस ds सरफेस के ऊपर चार्ज है वो इस सिलेंडर के अंदर है, इसके अंदर कितना चार्ज है जी, देखो एक यूनिट पे तो सिग्मा होता है चार्ज, और ये कितना है ds है, ये कितना दे रखा आपने ds, तो क्या की वैल्यू क्या होगी सिग्मा इनटू ds बाई, ये बात है बस, समझ में। अरे आप एक बात करो, तो आप इसको न्यूज़पेपर में से आर पार किया तो जितना इसका एरिया वही तो न्यूज़पेपर का पीस इसके अंदर जाएगा ऐसे, तो चार्ज कितना हुआ, चार्ज हो गया सिग्मा इनटू ds डिवाइड बाय 7, इक्वेशन 1 आपके पास है, 5 की वैल्यू 2 भी आपके पास, रखो बराबर 2e ds is equal to sigma ds by x, ds से कैंसिल, और e की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2, टॉपिक मैं आपसे पूछूं कि ये e की वैल्यू जो है वो इस राइट हैंड रीजन में यहां कितनी होगी, यहां कितनी होगी, यहां कितनी, तो आप क्या करोगे जी, सभी पॉइंट पे सेम हो,
सिग्मा बाई 2 एक्सक्लोन। सेम क्यों होगी? क्योंकि ये लेंथ पे या आर पे डिपेंड ही नहीं करती, इसके फार्मूले में आया ही नहीं। और डिपेंड करती क्यों नहीं? क्योंकि इनफाइनाइट सीट, ऐसी सीट है इनफाइनाइट। तो आपके क्या समझ में आया? सर के प्लेन सीट है, क्या है ये? प्लेन सीट। इस तरह से प्लेन सीट है, तो आप यहां देखोगे तो भी सिग्मा बाई एक्स नॉट वैल्यू होने वाली है, यहां देखेंगे तो भी, और दो देखेंगे तो भी हर एक पॉइंट पे क्या है? सिग्मा बाई एक्स नॉट। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर पे डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि इनफाइनाइट सीट है। और किधर है? आउटवर्ड। किधर है? p की वैल्यू कितनी? सिग्मा बाई 2। बड़ा इजी है ना, होनी भी है भाई। टेस्ट चार्ज याद रखोगे तो आ जाएगा, इधर ही जाएगा। और इस रीजन में पूछे तो वो भी सेम चीज है जी। कितनी होनी है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और होनी किधर है? आउटवर्ड। आपकी बात समझ में आएगी? ये सीट है, अगर सीट से इधर पूछेगा तो आउटवर्ड, और सीट से इधर पूछेगा तो क्लियर है? वैल्यू कितनी? सिग्मा बाई 2 एक्सक्लोन। सिग्मा बाई 2 एक्सक्लोन। क्लियर है? सीट से दूर है ना। लेफ्ट में पूछेगा तो लेफ्ट में, राइट में पूछेगा तो राइट में। ये आपका टॉपिक था, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस ही है, इससे रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपके पास दो सीट हैं, कितनी सीट है? तो अभी करते हैं टॉपिक को। दो सीट हैं, ये सीट है फर्स्ट और ये है सेकंड। इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। इस पे अपोजिट चार्ज है यानी नेगेटिव और सेम डेंसिटी है यानी इसकी होगी माइनस की सिग्मा। क्लियर? तो मैं एक बार मैं आपको प्लस करके दिखा देता हूं क्योंकि बुक में पहले प्लस ले रखी है दोनों से। तो दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो तीन रीजन बनते हैं। तो फर्स्ट रीजन ये, एक सेकंड रीजन इन दोनों के बीच में और एक थर्ड रीजन इन दोनों से राइट। क्लियर है? दो सीट आपकी, फर्स्ट रीजन दोनों से लेफ्ट, सेकंड बीच में और थर्ड दोनों से राइट। कहने का मीनिंग ये है कि इस तरह से आपके पास दो सीट हैं, एक तो ये होगी एक ये होगी। ठीक है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो एक रीजन में दोनों के लेफ्ट निकल सकती है, एक में राइट और एक में मिडल। क्लियर है? अब जो फर्स्ट सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मैं उसको बोल दूं E1 और सेकंड वाली से बोल दूं E2। क्लियर है? आप मेरे को ये बताओ कि इस रीजन में E1 की डायरेक्शन किधर हो? भाई ये सीट है तो आपने बताया था सर कि सीट से लेफ्ट है तो लेफ्ट में ही होगी, तो ये क्या हो गया आपकी E1। और E1 की वैल्यू जो निकाली थी हमने सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2। क्लियर है? बल्कि इसकी सिग्मा 1 कह लो, इसकी सिग्मा, फिर हम स्पेशल केस लेंगे, इसकी सिग्मा 1 है इसकी सिग्मा 2, तो सिग्मा 1/2। अच्छा एक बात बताओ, E2 की किधर होगी इस फर्स्ट रीजन में? एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ। इस फर्स्ट रीजन में इस सीट से निकालनी है तो देखो ये सीट यहां है, इसके लेफ्ट से कहीं पे भी हो इधर ही होगी और किधर होगी? हमने सीख लिया तो E2 की भी इधर होगी। और E2 की वैल्यू कितनी होने वाली है? सिग्मा 2/2। मिडिल में आ जाओ बीच वाले रीजन। अगर मैं E1 कहूं, E1 की डायरेक्शन किधर होने वाली बताओ आप? E1
क्यों? क्योंकि सर देखो ये सीट है तो ये रीजन है जो इससे तो राइट में ही है ना, तो यहाँ टेस्ट आर किधर जाएगा, तो E1 की टेस्ट इधर, और E2 की कहूं मैं तो आपके बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर ये E2 सीट ये है सेकंड सीट, यहाँ टेस्ट आर किधर जाएगा, यानी इस सीट से सेकंड से तो ये लेफ्ट में ही है ना पॉइंट, तो लेफ्ट में आउटवर्ड। थर्ड रीजन में और बताने की जरूरत नहीं, E1 भी इधर है, E2 भी। ये बात आपको समझ में आ गई? पहले वाला करते हैं सेम आंसर, बस ये देखना कि लेफ्ट में पॉइंट है लेफ्ट में होगी और सीट के राइट में तो राइट में होगी। तो अगर फर्स्ट रीजन में टोटली रेक्टिफाइड टेस्ट निकालें ई, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ओरिजिन हम बीच में लेते हैं। देखो फिजिक्स और मैथ में खास बात है, जहां ओरिजिन लोगे उससे हम राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट हैंड साइड की तरफ उसको तो क्या लेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट वाले को क्या लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब E1 E2 दोनों की तरह लेफ्ट में है तो दोनों को क्या लेंगे माइनस, तो E क्या हो जाएगी नेगेटिव माइनस E1 है और माइनस में E2, तो दोनों माइनस की है, वैल्यू पुट कर दो E1 E2 की, सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का, और माइनस में सिग्मा 2 by 2 एप्सिलॉन। तो E क्या होगी, E फर्स्ट कर दो, मैं ये फर्स्ट रीजन की बात कर रही हूं, फर्स्ट रीजन ये है ना, E फर्स्ट by सिग्मा by 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस का 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां से बस ये माइनस बाहर ले लिया, ऐसे बच गया सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा। अब किसमें कर लें, सेकंड रीजन में, बताओ अभी E2 क्या आएगी, E सेकंड यानी सेकंड रीजन। भाई देखो E1 तो राइट हैंड साइड है प्लस ली जाएगी, और E2 किधर है लेफ्ट, क्या लेनी पड़ेगी माइनस, तो क्या होगा ये E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 बाई दिस इज सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस में सिग्मा 2 by 2 एप्सिलॉन, और ये आ गया आपका, देखो कॉमन ले लो 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। थर्ड रीजन में E3 दोनों ही राइट में जुड़ जाएंगी, E1 प्लस E2 कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप आप कर लेना 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इक्वेशन नंबर ये हो गया जब दोनों सीट पे अलग अलग डेंसिटी है और प्लस है दोनों पे। अब हम इसका स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस में ये कहते हैं कि जितनी इसकी पॉजिटिव डेंसिटी है उतनी इसकी नेगेटिव है, यानी इसकी तो डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसकी कितनी है प्लस का सिग्मा, और इसकी है माइनस सिग्मा। कहने में क्या कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस का सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, यानी जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना इस पे नेगेटिव, डेंसिटी क्या है अपोजिट माइनस चार्ज है, ये हमने रख दिया। बस कुछ नहीं करना आपने, इन तीनों इक्वेशनों में सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा रख देंगे और सिग्मा 2 की माइनस सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी जीरो। तो बताओ E1 क्या आ जाएगा, E1 देखो भाई ये माइनस का 1 by 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा 1 की जगह क्या रख दूं प्लस का सिग्मा, लो जी रख दिया, और सिग्मा 2 की जगह क्या रख दूं माइनस का सिग्मा, कितनी आ गई फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक टेस्ट क्या होगी। अब थर्ड में देख लो, पहले थर्ड वाला किस लेवल के रहा ई सॉरी थर्ड रीजन वाला क्या हो जाएगा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह तो प्लस का सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, यानी दोनों सीट के राइट में भी जीरो और लेफ्ट में भी जीरो,
लेफ्ट में भी 0 हो रहे, राइट में बीच वाली बात करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ई सेकंड ये रहा, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्सप्लोन सिग्मा 1 की जगह प्लस का सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। यहां माइनस है, माइनस माइनस से प्लस, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, ये आ गया जी 2 सिग्मा बाई 2 एक्सप्लोन 2 से 2 कैंसिल, और ई सेकंड क्या आ गया, ई सेकंड आ गया सिग्मा बाई एक्सप्लोन। मोस्ट इंपोर्टेंट कि दो आपकी अगले चैप्टर में यही काम आने वाला है कि आपके पास दो सीट है, एक पे प्लस डेंसिटी, एक पे उतनी माइनस डेंसिटी, तो दोनों के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, और राइट में कितनी होगी, राइट में भी 0 दोनों के, और मिडिल रीजन में कितनी होगी, मिडिल में होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी जो सिंगल सीट से आती थी उसकी डबल, क्योंकि सिंगल सीट से आती थी सिग्मा बाई 2 एक्सप्लोन नॉट आई थी, क्लियर है, तो उसकी क्या होगी, ये डबल होगी, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो दो प्लेन सीट हैं, उनके बीच में इंटेंसिटी अगले चैप्टर में यूज होने वाला है, कितनी होती है सिग्मा बाई एक्सप्लोन नॉट, वहां मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, दोनों सीटों के बीच में कितनी होती है सिग्मा बाई एक्सप्लोन नॉट, ये आपने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर उसमें इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपकी गोस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट, आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट, एक चैप्टर रहेगा कैपेसिटेंस वाला इस यूनिट में, 3 या 4 दिन में वो भी हो जाएगा, 5 दिन लग जाए, थोड़ा लंबा है लिखती है तो 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। आज जो मैंने खास बात बताई इसका ध्यान रखना, किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, वो साउंड से रिलेटेड है या हैंडराइटिंग से रिलेटेड है या किसी भी तरह की है, कहने का मीनिंग जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा, हर एक वो बच्चा मेरे पास कॉल करेगा ताकि उसका सॉल्यूशन हो सके। एक बार नंबर मैं दोबारा बता देता हूं, एक चीज है, एक बच्चा नोट कर ले, ये मत सोचना कि जब स्कूल खुलेंगे तो स्टार्टिंग से सिलेबस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, अपने दिमाग से निकाल देना बात ये। हम ऐसे ही मेहनत नहीं कर रहे, आप हर एक बच्चा अपनी कॉपी बनाओ, उसको फुल्ली तैयार करो, कोई दिक्कत हो तो डाउट का ऑप्शन उसमें डालो या मेरे से पर्सनली फोन करो, किसी भी तरह की बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा। अब आप खुद देख लो, एक बात बताओ मेरे को, किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी नहीं आती, उसे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, तो क्या वो गोस थ्योरम अप्लाई कर देगा क्या? हर एक टॉपिक में टेस्ट चला रख के डायरेक्शन देखनी होती है। किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नहीं पता, क्या कर देगा? अब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि दो प्लेन शीट के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। पूरी की पूरी फिजिक्स ऐसे जुड़ी हुई है, अगर किसी बच्चे को पीछे वाला नहीं आता तो उसको आगे वाला आ ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ना तो दोबारा करवाया जाएगा। हाँ, कोई बच्चा लेट करने लगा तो सारे लेक्चर पढ़े हैं, पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सीरीज में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और आपने सीरीज में नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जिन बच्चों की कंप्लेंट आएगी उन्हीं का सॉल्यूशन होगा, और बाकी को ये मान लिया जाएगा कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, उसके लिए आप अपने आप रिस्पांसिबल होगे। जब भी स्कूल खुलेगा हम स्टार्ट दोबारा से नहीं करने वाले हैं, जहां पर चल रहा है वहीं से ठीक चलेगा, अब वो आपकी कमी है, ठीक है।